अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की इकाई 2, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय आय का लेखांकन या राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय लेखांकन क्या होता है, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है ना, प्रति व्यक्ति आय क्या है, व्यक्ति आय क्या है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये यूनिट कितने नंबर की है। तो ये यूनिट है 8 नंबर की। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय आ रही है हमारी 8 नंबर की, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। मतलब हमें इसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज है फ्रेंड जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। अगर आपने 5 ऑब्जेक्टिव के आंसर सही दिए तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आपको आंसर याद नहीं है, तो आपके पूरे 5 में से 5 नंबर चले जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूरे में से पूरे नंबर आते हैं और पूरे में से पूरे नंबर भी चले जाते हैं। अगर आप 3 ऑब्जेक्टिव के आंसर गलत देते हो तो वो 3 नंबर गए, और वहीं 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया, उसमें आपने एक लाइन भी लिख दी तो आपको आधा नंबर तो मिल ही जाता है। तो यहाँ याद रखना कि जो 4 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं वो देखना, और 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें 2-2 नंबर की। तो 4 ऑब्जेक्टिव 4 नंबर हो गए और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो ये 8 नंबर की हमारी यूनिट हो जाती है समष्टि अर्थशास्त्र की यूनिट 2। पहले हमने समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ी है, दूसरी हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, और इससे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की 5 यूनिट के 1 शॉट पढ़ चुके हैं। यहाँ मैंने भी क्या किया है, यूनिट वाइज, मतलब कि ब्लूप्रिंट के बेस पर जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतनी ही मैंने इसके अंदर डिटेल लिखी है और क्वेश्चन तैयार किए हैं 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग। तो पहला पूछा है राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। तो देखो, राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिनमें से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। क्या बोला है, एक देश अपने घरेलू सीमा के अंदर रहकर एक वर्ष में वस्तुओं सेवाओं से उसे जो कुछ भी धनराशि प्राप्त होती है उसे बोला जाता है राष्ट्रीय आय। अब इस राष्ट्रीय आय के अंदर क्या किया जाता है कि जो भी धनराशि में मिलती है उस धनराशि की प्राप्ति में जो खर्चे होते हैं उसे घटा दिया जाता है और विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। तो आया समझ में, वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस मूल्य में घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है और विदेशी आय को जोड़ा जाता है। जो भी मूल्य आया है, जैसे जो भी धनराशि हमको यहाँ पर प्राप्त होती है, तो इसमें से जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सबको घटा दिया जाता है, प्लस नेशनल इनकम जो होती है उनको जोड़ दिया जाता है, फॉरेन इनकम को, ठीक है, विदेशी आय को। आगे देखो लिखा है यहाँ, इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन है, जिनकी जानकारी वर्तमान समय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दी जाती है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब देखो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 2 मई 1951 में। मतलब जो राष्ट्रीय आय होती है, हमारे देश को एक वर्ष में जितनी भी आय होती है वो आय की जानकारी हमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दी जाती है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, याद रखना। तो राष्ट्रीय आय का मतलब समझ में आया। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश को वस्तुओं एवं सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य मिलता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस मूल्य में घिसावट व्यय या जो भी खर्च होते हैं को घटाए जाते हैं और विदेशी आय को जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय आय का महत्व बताइए। राष्ट्रीय आय का महत्व, आप राष्ट्रीय आय जो निकाल रहे हो हर वर्ष देखते हो कि 2020 में हमारे देश को इतनी आय प्राप्त हुई, 2021 में इतनी प्राप्त हुई, 2022 में इतनी प्राप्त हुई है। तो उस आय का कैलकुलेशन करने का क्या फायदा है, तो बताया है आर्थिक विकास का सूचक। किसी देश की राष्ट्रीय आय उसके आर्थिक विकास का सूचक होती है, अतः जिन देशों को राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह आर्थिक दृष्टि से विकसित माने जाते हैं तथा जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है वह पिछड़े देश माने जाते हैं। मतलब देश की स्थिति का पता चलता है राष्ट्रीय आय से, देश की स्थिति का पता चलता है राष्ट्रीय आय से। अगर अधिक, जैसे 2020 में जितनी आय थी उससे ज्यादा आय अगर 2021 में हुई है तो हम मानेंगे कि हमारे देश ने क्या किया, विकास काम किया। और
2021 में आय हमको 2020 से भी प्राप्त होती है, तो हमारे देश में खर्चे ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो ये बोला है आर्थिक विकास का सूचक। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। अगर ज्यादा आय होती है तो देश विकसित की श्रेणी में माना जाएगा, या देश उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, या देश संपन्न हो गया है, जन कल्याण कार्य अच्छे हो रहे। और इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय कम है तो खर्चे अधिक हो रहे हैं, जन कल्याण कार्य नहीं हो रहे हैं, देश में विकास की जरूरत है, इन बातों को लेकर चर्चा होती है। सेकंड है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होते हैं। इन आंकड़ों से सरकार को रोजगार, साख बचत, विनियोग संबंधी मामलों में आर्थिक नीति बनाने में सहायता मिलती है। अब आपके पास सबसे पहले पैसा है, तब जाके ही तो आप किसी रूपरेखा के बारे में सोचते हो। आपको भाई मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए आपके पास पहले पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो आप अंदाजा लगाओगे कि भाई इतने पैसों की सीमेंट आएगी, इतने की ईंट आएगी, इतने का ये सामान आएगा, इतने का वो सामान आएगा। तो उसी प्रकार से सरकार भी क्या करेगी, सरकार जब राष्ट्रीय आय आएगी उसको पता चलेगा कि देश के पास इतना पैसा है, तो इतने पैसों से इस योजना को लागू किया जाएगा, इस नीति को बनाया जाएगा, इस प्रकार से जन कल्याण किया जाएगा। तो आया समझ में राष्ट्रीय आय का महत्व, देश की स्थिति का पता लगाने के लिए। दूसरा, देश में कौन सी नई नीतियां बनाई जाए इसके बारे में पता लग जाता है राष्ट्रीय आय से। ठीक है, इसके और अधिक पॉइंट अगर आपको जानना है तो आप इसको अलग से सर्च करके राष्ट्रीय आय के महत्व से सर्च करके देख सकते हो। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के कारण। हमारे देश को आय तो मिलती है लेकिन कम किस कारण से मिलती है? क्यों हमारा देश विकसित देश में नहीं शामिल हुआ है, अभी तक विकास ही कर रहा है? तो पहला है पूंजी की कमी। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति का एक प्रमुख कारण पूंजी की कमी है, क्योंकि पूंजी की कमी के कारण विभिन्न परियोजनाओं को समय पर प्रारंभ करना तथा पूरा करना संभव नहीं होता। पैसे की कमी है हमारे देश में, जिस कारण क्या होता है, लोग काम करना शुरू नहीं करते हैं, और दूसरा सरकार भी नए काम शुरू नहीं करती। अगर सरकार जितना ज्यादा पैसा सरकार को मिलेगा, या सरकार लोन लेगी, या किसी भी तरीके से सरकार ने देश में कोई भी काम किया है तो उससे फायदा ही होगा। लेकिन सरकार केवल राष्ट्रीय आय के आधार पर डिपेंड रहकर काम करेगी तो इससे हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो उसने बोला पूंजी की कमी के कारण हमारे देश की धीमी गति का सबसे पहला कारण है पूंजी की कमी। सरकार पूंजी की कमी के कारण विभिन्न परियोजना, मतलब जो भी योजना होती समय पर प्रारंभ नहीं करती, और समय पर प्रारंभ नहीं कर पाती तो वो पूरी भी नहीं होती। अगर जैसे सरकार ने टारगेट बनाया कि भाई एक उद्योग की स्थापना की जाए, अगर उद्योग की स्थापना होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो उद्योग की स्थापना ही नहीं हुई, और उद्योग की स्थापना ही नहीं हुई तो लोगों को रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला तो हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी रही है, निर्यात हम कर नहीं पाए, आदि अनेक समस्या हो जाती है। एंड सेकंड है कृषि पर निर्भरता। राष्ट्रीय आय का लगभग 25% भाग कृषि से प्राप्त होता है, परंतु कृषि बहुत पिछड़ी अवस्था में है, अतः यहाँ उत्पादन में वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है, जिससे भी राष्ट्रीय आय में कमी होती है। हमारे देश कृषि प्रधान देश है, अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और देश की राष्ट्रीय आय में 25% योगदान भी किसका है? कृषि का ही है। लेकिन कृषि बहुत पिछड़ी अवस्था में है, उत्पादन में वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। पिछड़ी अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ काम परफेक्ट कब होता है? जब काम को करने वाला परफेक्ट व्यक्ति हो। हमारे देश में लोग मेहनत करना जानते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। वो अधिक मेहनत करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, लेकिन उन्हें उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलती, प्रशिक्षण अच्छा नहीं मिलता। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, किसानों को उपज के बारे से, किसानों को रसायन के बारे में समझाए, किसानों को सहायता दे, लोन दे, और उन्हें कैसे फसलों की सुरक्षा की जाए, इन सब के बारे में अगर समझाएगी तो जरूर देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, है ना। अब अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन सी विधियां है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने राष्ट्रीय आय की गणना की तीनों विधियां लिख दी। आप सोच रहे 2 नंबर का क्वेश्चन और तीनों विधियां कैसे? तो हो सकता है वो एक विधि को पूछ ले कि उत्पाद विधि से आप क्या समझते हो, आय विधि से आप क्या समझते हो, व्यय विधि से आप क्या समझते हो, अलग अलग करके पूछ ले 2-2 नंबर में, तो इसलिए हमें यहाँ पर तीनों विधि समझना है। ठीक है, तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको दिख रहा है, उत्पाद विधि को किस विधि से जाना जाता है? मूल्य वृद्धि विधि, या मूल्य वृद्धि विधि किसे कहा जाता है? उत्पाद विधि को। एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब देख लो उत्पाद विधि क्या है। इस प्रणाली में हर उद्योग का अंतिम वस्तु के निर्माण में जो योगदान होता है उसका अनुमान लगाया जाता है, अर्थात इस विधि के अनुसार देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को बाजार मूल्य पर जोड़ा जाता है। हमारे देश में
वर्ष भर में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है, उन उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य देखा जाता है कि बाजार में इसकी कीमत क्या है, एवं कुल उत्पादन को ज्ञात करने के लिए सभी आर्थिक क्रियाओं से उत्पादन के आंकड़े लिए जाते हैं, जिनका बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कृषि उत्पादन, वनों से प्राप्त लकड़ी, छोटे बड़े उद्योगों से उत्पादित पदार्थ, यातायात, संचार, बैंक आदि। उत्पाद विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें यह देखा जाता है कि एक वर्ष के अंदर देश में कितना उत्पादन हुआ है और इस उत्पादन की बाजार में कितनी कीमत है। ठीक है, और इसके लिए किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया गया है, किन किन क्षेत्रों का इस उत्पादन कार्य में योगदान है, इन सभी को भी शामिल किया जाता है। जैसे हमारे अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र थे वो भी इसके अंदर आते हैं। सेकंड देखेंगे आय विधि। आय विधि को साधन आय भी बोला जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर। साधन आय किसे कहते हैं? आय विधि को। या आय विधि किसे कहते हैं? साधन आय। वैसे तो ये नाम से ही क्लियर है। उत्पाद विधि एक वर्ष के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उनका बाजार कीमत पर देखा जाता है कि बाजार में इस उत्पाद की क्या कीमत है। आय विधि एक वर्ष में देश को जिन जिन साधनों से आय प्राप्त होती है उन सबको आय विधि के अंदर शामिल किया जाता है। व्यय विधि एक वर्ष के अंदर सरकार किन किन कार्यों में अपने खर्चों को करती है उन्हें व्यय विधि के अंदर शामिल किया जाता है। ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें इनकी डिटेल इसलिए जरूरी है और अधिक जानना क्योंकि इससे हमारे को 2 नंबर में क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है वो। जैसे कुछ नाम लिख दे और बोले कि राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करो या व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट आय विधि के अंदर आती है या अमाउंट व्यय विधि के अंदर आती है? इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी थोड़ी डिटेल को बढ़ाया है। तो देखो आय गणना विधि, एक सेकेंड, देखो आय गणना विधि राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी विधि है। इसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है। उत्पाद विधि पहली विधि है जिसे मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है। आय विधि जिसे साधन आय कहा जाता है, यह राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की दूसरी विधि है। देखो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? उत्पादक उद्यमों की पहचान एवं उनका वर्गीकरण। किन किन क्षेत्रों से आय प्राप्त होगी उनकी पहचान की जाती है। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के उन सभी उत्पादक उद्यमों की पहचान कर ली जाती है जो उत्पादन के साधनों में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र आदि। उत्पादक उद्यमों की पहचान आय विधि के अंतर्गत सबसे पहले अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। फिर उनसे जो आय प्राप्त होती है उनका वर्गीकरण किया जाता है। साधन आय का वर्गीकरण। साधन आय को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है: वेतन, मजदूरी, लगान, ब्याज, अवितरित लाभ का लाभांश, सार्वजनिक क्षेत्र का अतिरिक्त, मिश्रित आय, स्वभोग के लिए वस्तुएं, प्रत्यक्ष कर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आय का योग किया जाता है, जिसे हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। आय विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें देश को एक निश्चित समय अवधि के अंदर जिन जिन साधनों से आय प्राप्त होती है उन सभी को शामिल किया जाता है। आय विधि देश को जिन जिन साधनों से आय प्राप्त होती है उन सभी को आय विधि के अंदर शामिल किया जाता है। तो आपको ये सारे नाम याद करने, 8 ही नाम, ये 8 ही नाम जहां आपको दिख जाते हैं उन सबको प्लस कर दो तो राष्ट्रीय आय आपकी ज्ञात हो जाएगी आय विधि द्वारा। वेतन हमें मिलता है, लगान मिलता है, ब्याज, अवितरित लाभांश हमें मिलता है, सार्वजनिक क्षेत्र का अतिरिक्त, मिश्रित आय, स्वभोग के लिए वस्तुएं, प्रत्यक्ष कर, ये सब क्या है? हमारी आय है। ये सब हमें देश को मिलता है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न आंकड़ों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। वेतन को हम प्लस करेंगे, अभी हमने पढ़ा। किराया हमें मिलता है, प्लस करेंगे। उपभोग प्लस करेंगे। अब विनियोग, ये तो हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया ना, ये तो हमें मिला नहीं है, ये हमने दिया है, तो ये तो माइनस भी नहीं होगा, मतलब ये जुड़ेगा ही नहीं। और लाभ हमें मिलता है तो ये भी क्या होगा? प्लस। तो देखो यहाँ पे उपभोग भी यहाँ पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि उपभोग जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो एक प्रकार से हमारा खर्च हो जाता है। तो वेतन, किराया, लाभ, इन तीनों अमाउंट को जोड़ा है तो 50,000 हमारी क्या आ गई? राष्ट्रीय आय। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न आंकड़ों द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। अब इसने यहाँ पर ये नहीं बोला कि आय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, व्यय विधि द्वारा, है ना। तो अगर आपको आय विधि के सारे आंकड़े याद है कि ये 8 नाम आपको याद है कि कौन कौन से नाम होते हैं, अगर ये दिख जाए तो तुरंत हम क्या कर लेंगे? आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेंगे। तो वेतन हमारा प्लस होता है, किराया प्लस होता है, उपभोग नहीं होगा, है ना, उपभोग नहीं होगा, ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि उपभोग मतलब जब किसी वस्तु को खरीदेंगे तो पैसे देंगे, तो पैसे गए हमारे पास से। सकल घरेलू विनियोग भी नहीं जुड़ेगा इसमें और लाभ इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। तो तीनों अमाउंट जोड़ के हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। अब व्यय विधि देखो,
व्यय विधि, जिसे उपभोग और विनियोग विधि के नाम से भी जानते हैं, मतलब तीसरा ऑब्जेक्टिव, व्यय विधि राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि है? तीसरी विधि है। इसे उपभोग और विनियोग विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सब खर्चे होते हैं। देखो उपभोग आ गया ना, उपभोग और विनियोग, जो कि यहाँ हमने पढ़ा था, ये देखो ये उपभोग और ये विनियोग पढ़ा था, तो ये व्यय विधि के अंदर आएंगे, क्योंकि ये खर्चे हैं। व्यय विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें सभी प्रकार के खर्चे जोड़े जाते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की तीसरी विधि है। इस विधि को उपभोग विनियोग विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्ययों का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय विधि में जितनी भी आय है उनको जोड़ दो, और जो जैसे खर्चे हैं उनको ना तो घटाने हैं ना ही शामिल करने हैं। व्यय विधि के अंदर जितने भी व्यय है उन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। जैसे इसमें भी कुछ नाम है, निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, सकल पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, मूल्यवान वस्तु का शुद्ध अर्जन, शुद्ध निर्यात। इस प्रकार उपरोक्त व्ययों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, या तो फिर आप आय विधि के 8 ही नाम ज्ञात कर लो या व्यय विधि के 8 ही नाम ज्ञात कर लो। ये जो जितने भी 6-7 है इसमें, उससे क्या आपको पता चल जाएगा राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात की जाती है ना। जो भी नाम आपको दिखे, आपको पता है कि ये वाला नाम तो जैसे किराया आय के अंदर आता है, लाभ किराए के अंदर आता है, लाभांश किराए के अंदर, ब्याज लाभांश के अंदर, उपभोग ये व्यय के अंदर आता है। तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या आपको आय विधि से करना है या व्यय विधि से करना है, कौन सी अमाउंट आय में जुड़ेगी, कौन सी व्यय में। आप आय और व्यय में से किसी एक को जोड़ लो तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करने का। दोनों को याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, या जैसे आपको सही लगे। तो देखो अब यहाँ देखो, सरकारी उपभोग व्यय जो है, सरकारी उपभोग व्यय प्लस होगा, जुड़ेगा। फिर यहाँ पे सरकारी उपभोग व्यय 2 बार दे दिया, ठीक है। यहाँ पे सरकारी निजी उपभोग व्यय हम ले सकते हैं। उपभोग व्यय आ गया मतलब कि जुड़ेगा। सरकारी अचल पूंजी निवेश, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, जुड़ेगा। स्टॉक निवेश यहाँ पर प्लस होगा। मूल्य ह्रास ये भी एक प्रकार का खर्चा है, लेकिन ये हमेशा माइनस होता है। और शुद्ध विदेशी निवेश ये भी जुड़ेगा। शुद्ध विदेशी निवेश का मतलब होता है आयात और निर्यात के अंतर को शुद्ध विदेशी निवेश कहते हैं। तो देखो 50,000, 1,000, 1,000, 500, 500 सब जुड़ा है, और 700 यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। इसमें मूल्य ह्रास हमेशा माइनस होता है, देखो ये मूल्य ह्रास लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये शुद्ध अर्जन हमने पढ़ा था, शुद्ध निर्यात हमने पढ़ा था, तो आयात निर्यात का अंतर भी इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आया आपको समझ में इसके अंदर कि किस तरीके से हमें आय और व्यय विधि द्वारा क्वेश्चन करना है। अगला देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणा हमसे 2 नंबर में पूछ सकता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? 2 नंबर में अलग से पूछ सकता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब ग्रोस, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलेंगे जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम बताओ? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये भी तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो याद रखना कैसे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। कभी मैं कुछ बताना भूल जाऊं तो आप डिटेल सुन रहे हो, डिटेल पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो याद रखना। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है, सकल घरेलू उत्पाद से आशय किसी देश में एक निश्चित समयावधि में देश के निवासी अनिवासी द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग से होता है। जीडीपी एक निश्चित समयावधि के अंदर देश में निवासी और अनिवासी व्यक्ति वो होता है जो हमारे देश का नहीं है, लेकिन हमारे बाहर का कोई व्यक्ति है और 182 दिन से 82 दिन से ज्यादा हमारे देश में रहता है, तो हमारे देश का निवासी माना जाएगा वो। तो एक निश्चित सीमा के अंदर एक देश अपने घरेलू सीमा के अंदर रहकर एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं या सेवाओं से जो कुछ धनराशि अर्जित करता है वह सकल घरेलू उत्पाद के अंदर आती है। सकल घरेलू उत्पाद से आशय देश में एक निश्चित समयावधि में देश के निवासी अनिवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग से है। अंतिम वस्तु मार्केट में उसकी जो प्राइस है, ठीक है, एक निश्चित समयावधि में देश के निवासी अनिवासी द्वारा अंतिम वस्तुएं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब सकल को क्या करना है? ग्रोस को नेट बनाना है, शुद्ध बनाना है। कैसे बनेगा देखो, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में से स्थिर पूंजी के उपभोग अथवा मशीनों के कल पुर्जों की घिसावट व्यय को घटा देने से जो शेष राशि बचती है उसे शुद्ध या विशुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट व्यय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास या घिसावट व्यय को घटाने के बाद जो धनराशि बचती है उसे क्या बोला जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। मतलब कभी भी कोई ग्रॉस होता है उसको नेट, सकल को शुद्ध बनाने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन या एक्सपेंसेस जो भी होता है हमेशा माइनस होते हैं। फिर है अगला सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीएनपी, एन मतलब नेशनल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाता है। या फिर आप ऐसे बोलो, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी आय को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली आय क्या कहलाएगी? सकल राष्ट्रीय आय। देखो सकल राष्ट्रीय आय कैसे मिली है? सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने से। एंड अब हम सकल को शुद्ध कैसे करेंगे? वही घिसावट व्यय को घटा देंगे। यहाँ पे पहले देख लो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये फुल फॉर्म याद रखना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य में से घिसावट व्यय घटाने के बाद जो धनराशि बचती है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो एक बार शॉर्ट में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमसे पूछ लिया जाए जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो हम बोलेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को जीडीपी कहा जाता है। ये जीडीपी है, मतलब यहाँ से हमको जो भी धनराशि मिली है उसमें से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन या जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? एनडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे? वो हमसे पूछ रहा है जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो जीडीपी है उसमें फॉरेन इनकम को क्या कर दो? प्लस कर दो, विदेशी आय को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा हमारा? जीएनपी। अब हमसे पूछा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो एनडीपी मतलब शुद्ध हमेशा कैसे बनता है? ये जो भी जीएनपी आया है उसमें से वापस क्या कर दो? डेप्रिसिएशन, कोई एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो एनएनपी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब अगला देखो, अगला है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है? तो राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग होती है, जबकि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर इसे ज्ञात किया जाता है, तो यह राष्ट्रीय आय का औसत होती है। मतलब कि कुल राष्ट्रीय आय, जैसे यहाँ पर 1000 राष्ट्रीय आय है और व्यक्ति कितने हैं? 100 है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 10। कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होने वाली आय क्या हो गई? प्रति व्यक्ति आय। फिर अगला है 2 नंबर पूछ सकता है प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो आप फॉर्मूला भी लिख देना, कुल राष्ट्रीय आय बराबर कुल जनसंख्या, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, और एग्जाम्पल लिख देना। फिर है राष्ट्रीय आय एक देश के आर्थिक स्थिति का सूचक होती है, आर्थिक स्थिति के माल का सूचक होती है, हम लिखेंगे आर्थिक स्थिति का सूचक होती है। जबकि प्रति व्यक्ति आय देश के लोगों के रहन सहन के स्तर की माप का सूचक या स्थिति के माप का सूचक आएगा। राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति पता चलती है कि देश विकसित की श्रेणी में आ रहा है, अविकसित की श्रेणी में आ रहा है, देश में विकास काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जबकि प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की जितनी ज्यादा आय होगी, जैसे आज हमारे भारत में देख लो और अमेरिका में देख लो, हमारे यहाँ जैसे 10,000 20,000 महीने किसी की सैलरी, तो वहां पे 1 लाख 2 लाख रुपए महीना होती है। तो प्रति व्यक्ति आय से हमें लोगों के रहन सहन के बारे में पता चलता है। राष्ट्रीय आय का संबंध देश के उत्पादक से होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय का संबंध देश की औसत आय से होता है, एक एवरेज पता चलता है। ठीक, तो ये राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। क्लियर फ्रेंड, यहाँ तक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय आपको समझ में आया? इन दोनों में क्या अंतर है? याद रखना, राष्ट्रीय आय को भी अलग से पूछ सकता है और प्रति व्यक्ति आय को भी अलग से पूछ सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय का आपको फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा है? देखो, किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की सीमा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछेगा कि सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण की चक्रीय वृद्धि की सीमा बताइए। हमसे 2 तरीके से वो पूछ सकता है फ्रेंड्स। पहला वो हमसे पूछ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद की सीमा बताओ, या फिर वो बोल सकता है कल्याण की चक्रीय वृद्धि की सीमाएं क्या है। ठीक है, तो 2 नंबर में पूछ सकता है, वो तो हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट बताया गया है इसका, यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट उसने बोला है आय के वितरण का तरीका। हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद
कम क्यों होती है, मतलब जीडीपी कम क्यों मिलती है। सबसे पहले जीडीपी का मीनिंग तो आपको पता है ना, कि एक देश अपने घरेलू सीमा के अंदर रहकर जो कुछ उत्पादित करता है और उनसे जो कुछ भी मूल्यों से प्राप्त होता है वो जीडीपी कहलाता है। या फिर ऐसे बोलो, एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो अभी सकल घरेलू उत्पाद कम क्यों आता है, तो पहला बताया है उसने आय के वितरण का तरीका, मतलब जो इनकम होती है वह गरीब के पास कम और अमीर के पास अधिक रहती है। तो किस कारण से, वो देखो हमें बताया गया है यहाँ कि यदि आय का वितरण असमान हो तो सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के उपरांत भी सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। भारत इस समस्या से ग्रस्त है, जहां प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि के बाद गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी आदि की समस्या विद्यमान है। कैसे, जैसे एक किसान है या एक मजदूर है या कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति अपन लेते हैं जिसको 6,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है, तो 12 महीने की कितनी हुई है, यहाँ पर 72,000 हो गई है। और वहीं अगर एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है तो उसका वो 1 लाख रुपया ले लेता है। तो यहाँ डॉक्टर के एक ऑपरेशन की सैलरी देखो आप, या एक ऑपरेशन की क्या कीमत लेता है वो देखो, और एक मजदूर की कीमत देखो, उसकी मेहनत की कीमत देखो, उसे क्या मिल रही है साल भर की। तो ये आय का असमान वितरण के कारण क्या है, हमारे देश में बेरोजगारी और पिछड़ापन ये सारी बातें विद्यमान है। तो अब इसमें कैसे सुधार किया जाए, तो सुधार इस तरीके से किया जा सकता है फ्रेंड्स की जो मजदूर लोग हैं उन्हें कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो अच्छे से अच्छे तरीके से काम करेगा, कम से कम लागत आएगी, अधिक से अधिक उत्पादन होगा, तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक बेनिफिट होगा, तो उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की बनावट। इसका क्या अर्थ है, ऐसी स्थिति की भी संभावना रहती है कि जब सकल घरेलू उत्पाद की बनावट लोगों के कल्याण में वृद्धि करने में असफल रहती है। उदाहरण के लिए सुरक्षा संबंधी वस्तुओं के उत्पादन से लोगों के कल्याण में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है। इससे देश में शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। यह सामाजिक कल्याण में केवल अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। कुल मिला के ये बोल रहा है कि जो देश के कल्याण के लिए या शांति सुरक्षा के लिए अगर कोई कार्य किए गए हैं तो इससे लोगों की सुरक्षा हुई है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ है। एक बार फिर इस लाइन को देखो, ये बोल रहा है कि उदाहरण के लिए सुरक्षा संबंधित वस्तुओं का उत्पादन किया गया है, जैसे कोई हमारी जो जनसंख्या है उसकी सुरक्षा कौन करती है, पुलिस करती है, हमारे देश के सैनिक करते हैं। ठीक है, तो उनके पास जो देश की रक्षा करने के लिए जो हथियार होते हैं अगर उनका उत्पादन किया जाएगा तो वो लोगों के कल्याण में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं करता, केवल उनकी सुरक्षा करता है। और यहाँ कल्याण का मतलब होता है कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको लाभ होना चाहिए, जैसे कि वो जो भी काम सरकार करे वो उनके रहन सहन या खाने पीने से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ खाने पीने से संबंधित नहीं है, यहाँ केवल उनको प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो इससे उनको कोई फायदा नहीं है। देश में शांतिपूर्ण वातावरण तो निर्मित होता है, लेकिन सामाजिक कल्याण में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है। हो गए दोनों पॉइंट क्लियर। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय संपदा, इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहले दोनों का अर्थ देखते हैं। विशेष समयावधि मतलब एक वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन अब तक आपको पता चल गई होगी, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें राष्ट्रीय आय तो आ ही रहा है, चैप्टर भी राष्ट्रीय आय का है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, एक देश में एक निश्चित समयावधि, राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष ज्ञात की जाती है। इसकी समयावधि 1 वर्ष की होती है या प्रतिवर्ष। ऑब्जेक्टिव आय तो आप 1 वर्ष या प्रतिवर्ष इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय संपदा क्या है, देश के सभी व्यक्तियों के पास कुल मात्रा में उपलब्ध धन तथा समाज के पास सामूहिक रूप में उपलब्ध धन का योग राष्ट्रीय संपदा है। मतलब देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति के पास जो भी उपकरण है, जैसे आज हमारे घर में फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह है, ये सब क्या एक संपदा है। तो राष्ट्रीय आय पूरे देश के पास जो पैसा है राष्ट्रीय आय, और देश के प्रत्येक निवासी के पास जो संपत्ति है, जो धन है, वो राष्ट्रीय संपदा के अंदर आता है। अब माप देखो, इसकी माप विशेष समयावधि पर होती है। समयावधि क्या है राष्ट्रीय आय की, 1 वर्ष, और राष्ट्रीय संपदा समय के विशेष बिंदु पर मापी जाती है।
साथ में आप राष्ट्रीय संपदा के अंदर ये भी ले सकते हो कि हमारे देश में जो भी तीर्थ स्थल हो गए या जो भी हमारे 7 वंडर्स है ना, ये सब क्या है, हमारी राष्ट्र की धरोहर या राष्ट्रीय संपदा के अंदर आती है। क्लियर फ्रेंड। अब इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि है मिश्रित आय और व्यक्तिगत प्रयोजन आय से संबंधित। मिश्रित आय क्या होती है और व्यक्तिगत आय क्या होती है। पहला देखो, मिश्रित आय उत्पादन कार्य को संपन्न करने वाले स्वनियोजित की मिश्रित आय में श्रमिकों की कुल आय और मध्यवर्ती उद्योगों की अर्जित आय सम्मिलित होती है। मतलब श्रमिकों की कुल आय और मध्यवर्ती उद्योगों की अर्जित आय को मिश्रित आय हम कहते हैं। श्रमिकों की कुल आय और मध्यवर्ती उद्योगों की अर्जित आय दोनों कहलाती है मिश्रित आय। फिर आगे देखो, यहाँ आंशिक रूप से श्रम आय और आंशिक रूप से पूंजी आय को शामिल किया जाता है। मिश्रित आय ऐसी आय जिसमें श्रमिकों की कुल आय और मध्यवर्ती उद्योगों की आय को शामिल किया जाता है, उसे मिश्रित आय कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, किसान, दुकानदार, शिक्षक, लोहार, सुतार, दर्जी, डॉक्टर आदि को प्राप्त होने वाली आय को मिश्रित आय कहते हैं। श्रमिक सभी टाइप के व्यक्ति आ गए, हर एक व्यक्ति जो रोजगार पाता है वो श्रमिकों के अंदर आ गया। और मध्यवर्ती उद्योग जैसे कि हमारे देश में उत्पादन कार्य में जो भी उद्योग लगे हैं उनसे मिलने वाली आय, इन दोनों ही आय को मिश्रित आय कहा जाता है। एंड अगला है व्यक्तिगत आय। इसमें लिखा है, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं, एक वर्ष में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं, उन आयों के योग को व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान तथा लाभांश आदि को शामिल करते हैं। तो मिश्रित आय और व्यक्तिगत आय समझ में आ गई। और इनके अलावा हमने और भी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो भी आंसर हमने जाने हैं, समझे हैं, वो सब समझ में आ गए हैं। तो अपनी एक्सीलेंस फैमिली को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर, लाइक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार एक ही बात कहूंगी कि अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझो। एंड फ्रेंड, एक और क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देख लो, आप लिखा है, उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनके पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। तो उत्पादन के कारक कितने होते हैं, कारक या घटक पूछे तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। साहस और संगठन किसके अंदर आते हैं, प्रबंध के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, 5, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। इनके पारिश्रमिक को क्या कहते हैं, तो भूमि पे अपन को क्या मिलता है, लगान मिलता है। श्रम में हमको क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। पूंजी पर हमको ब्याज मिलता है और साहस और संगठन का प्रतिफल लाभ होता है। हो गया क्लियर। तो इतना सिंपल सा हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारी यूनिट खत्म हो जाती है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।